हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। एप्लीकेशन का बच्चों मतलब ये होता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपने सीख लिया कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताया, बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। यानी कि पेपर के अंदर आपको कोई ये नहीं कहेगा कि ये 0 0 पॉइंट है, ये 3 4 पॉइंट है और इनके बीच की डिस्टेंस निकालो। आएगा तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का सिर्फ आएगा, लेकिन जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चों, उसमें आपको डायरेक्ट ये नहीं कहा जाएगा कि आप डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालनी है। वो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का मतलब समझ गए। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कैसे कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में होगा। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन हैं आपके। पहले है बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में, फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और फिर कंसेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट पॉइंट। हर एक के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट को बच्चे बोलते हैं सरेख बिंदु। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। कोलिनियर का मतलब होता है, जैसे बच्चों हमने ये एक लाइन बना दी, मान लो ए से लेके बी। एक पॉइंट में इस लाइन के ऊपर और ले लेता हूँ, मान लो सी। यानी कि कोलिनियर पॉइंट के लिए कम से कम पॉइंट कितने होने चाहिए बच्चों? 3 पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट से तो एक लाइन आप हमेशा ड्रॉ कर ही सकते हो। बात ये आती है कि जो तीसरा पॉइंट है, क्या वो भी इस लाइन के ऊपर ही है क्या, या सी यहाँ पे है तो ये कोलिनियर नहीं कहलाएंगे। अगर सी इसके ऊपर ही है तब इन तीनों पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? कोलिनियर बोलेंगे। यानी कि मोर देन 2 पॉइंट्स, 2 से ज़्यादा पॉइंट विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर। क्या बोलते हैं बच्चों? कोलिनियर पॉइंट, जो कि एक ही लाइन पे लाई करते हैं। 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी और ये पॉइंट है बच्चों क्या? डी। तो यहाँ पे ए बी सी डी को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? कोलिनियर। यानी कि एक ही लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स। ये हो गए कोलिनियर की डेफिनेशन। अब सबसे बड़ी बात आती है कि प्रूव कैसे करें। एक बात और सीख लो, वी कैन नॉट मेक ए ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट। आपको कोई ये कह दे कि ये लो 3 मैंने आपको कोलिनियर पॉइंट दे दिए और इनसे एक ट्रायंगल बना के दिखाओ। आप कह देना कि हम इनसे ट्रायंगल नहीं बना सकते। बताओ कैसे बनाओगे ट्रायंगल? लेकिन आपको ये 3 पॉइंट दे दिए, ये ए है, ये बी है, सी पॉइंट है ना, इस लाइन के ऊपर नहीं है। अब आप बताओ इससे कैसे ट्रायंगल बनाओगे? कोई भी बच्चा कहेगा सर इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं और ये इससे ज्वाइन कर देते हैं और ये क्या बन गई बच्चों? ट्रायंगल बन गई ना ट्रायंगल। तो यानी कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पे ए बी सी क्या है बच्चों? ये नॉन कोलिनियर, यानी कि कोलिनियर नहीं है। नॉन कोलिनियर पॉइंट से तो ट्रायंगल बनाई जा सकती है, बट अगर तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है तो बताओ मेरे को ट्रायंगल कैसे बनाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो वी कैन नॉट मेक ए ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट। जो जो चीज़ें आपके इस चैप्टर के अंदर यूज होगी ना, मैं सारी की सारी चीज़ें आज आपको क्लियर कर दूंगा। फिर बात आती है कि प्रूव कैसे करें। हाउ टू प्रूव दैट 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। मैंने क्या बताया बच्चों? आपको एग्जाम में 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे। जैसे मान लो आपको ये कह दिया जाएगा कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मान लो बी और ये कोई पॉइंट है मान लो सी। ये चेक करो कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, मतलब कि एक ही लाइन पे लाई करते हैं या फिर नहीं है। तो ये अपने को क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। मैं कहता हूं इन तीनों पॉइंट का ग्राफ बना दो। क्या बना दो बच्चों? ग्राफ बना दो। अगर तीनों पॉइंट का आप ग्राफ बना दोगे तो ग्राफ के ऊपर तो जब आप स्केल से ज्वाइन करोगे, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जब आप इन तीनों पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कोलिनियर है या फिर नहीं है। जैसे आपने ये ग्राफ बनाया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो बताओ क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि एक लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो ये हो जाएगी। लेकिन ये पॉइंट कहाँ जाएगा? ये पॉइंट कहेगा कि मैं तो तुम्हारे वाली लाइन में नहीं हूँ, मतलब कि इसके लिए हमारे को अलग से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और ये अलग से करनी पड़ेगी। मतलब ये 3 पॉइंट ए बी और सी, ये 3 पॉइंट जो है ए बी सी, ये बच्चों कोलिनियर नहीं है। इनको क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर बोलेंगे। और देखना आप ये वाले 3 पॉइंट, ये पी, ये क्यू और ये आर, बताओ मेरे को ये पी क्यू आर ये क्या है? कोलिनियर है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ अगर आप ग्राफ बना दो
तो ग्राफ से तो आप इजीली चेक कर सकते हो ना कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है या फिर नहीं है। लेकिन एग्जाम में ना तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ग्राफ बना के देखना पड़े आपको, और ना आपको ये ग्राफ बना हुआ मिलेगा कि सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि बताओ पी क्यू आर कोलिनियर है या फिर नहीं है। लेकिन मैं आपके दिमाग में क्लैरिटी चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी किया जा सकता है कि सिर्फ आपसे किसी पर्सन ने ये पूछ लिया कि बताओ ग्राफ की हेल्प से कैसे बताओगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो आप कहोगे हम तीनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे और उनसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर आ गए तो पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। अब देखो मैंने एक एग्जांपल भी दिया आपको। मैं कहता हूँ ये तीनों पॉइंट है ना, आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करो और फिर बताओ कि ये तीनों पॉइंट क्या है बच्चों, कोलिनियर है। तो किसी बच्चे ने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिए तीनों पॉइंट, और ग्राफ के ऊपर पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं ये आपको पता ही है। एक पॉइंट है बच्चों 1 1, ये पॉइंट हो गया, फिर ऐसे ही -2 7 हो गया, फिर ऐसे ही 3 -3 हो गया। इन तीनों पॉइंट को जैसे मैंने स्केल लेके ज्वाइन किया, इन तीनों पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट कैसे हो गए बताओ, कोलिनियर हो गए। अब मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ इस ग्राफ की हेल्प से। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, ये तो ग्राफ ने हमारे को बता दिया कि ये 3 पॉइंट क्या है बच्चों, कोलिनियर है, कोई डाउट नहीं है। तो क्या ये जो B से लेके और A के बीच की जो डिस्टेंस है, ये B से लेके A, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यानी कि B से लेके A प्लस A से लेके C, अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करूं या फिर मैं सीधी B से लेके C निकाल दूं, तो क्या ये डिस्टेंस इक्वल आएगी? बिल्कुल आएगी। यानी कि B से लेके A और A से लेके C, इन दोनों डिस्टेंस को आप ऐड कर दो तो बच्चों को किसके इक्वल आएगी, BC की इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है। अब हम इस चीज़ को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे को क्या सिखाता है कि कोई भी 2 पॉइंट अगर आपको गिवन हो तो उनके बीच की डिस्टेंस हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो ये कोऑर्डिनेट B के है, ये A के है, ये C के है, तो हम डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ना। अब हम निकाल के देखते हैं डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस मैंने आपको पहले निकाल के रख रखी है। यहाँ पे A ये था, B ये और C ये, A भी निकालोगे डिस्टेंस। अब मैं किसी भी क्वेश्चन में बच्चों आपको निकाल के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अब तक आपको डिस्टेंस निकालनी बिल्कुल 100% आ जानी चाहिए। आप A और B के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, वो आपकी आएगी √45। अच्छा √45 को ना थोड़ा सा सोल्व कर लिया करो, इसके फैक्टर बनाना सीख लो। 3 पे कट करोगे फिर 3 पे करोगे बच्चों, तो 45 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 5। √45 क्या होएगा, फिर एक 3 बाहर आ जाएगा और ये √5 है ना, तो ये कितना आएगा आपका 3√5। ऐसे ही B और C के बीच की निकालोगे, वो आपकी 5√5 आएगी। C और A के बीच के निकालोगे, ये आएगा। अच्छा मैंने क्या बताया था आपको, देखो पॉइंट कैसे थे ग्राफ के ऊपर, ग्राफ के ऊपर जो हमने ये पॉइंट प्लॉट किए थे वो ऐसे आए थे। ऊपर क्या आया था B, फिर यहाँ पे आया था आपका A और यहाँ पे क्या आया था C। मतलब कि B से लेके A और प्लस A से लेके C, ये इक्वल आनी चाहिए क्या, B से लेके C। देखना B से लेके A या A भी कह लो, एक ही बात है, प्लस A से लेके C, ये रहा CA 2√5, और ये BC कितना है बच्चों 5√5। बताना क्या ये चीज़ ट्रू है। 3 और 2 कितना होता है बच्चों 5, यानी कि 5√5, और ये भी 5√5 है, इसका मतलब ट्रू आ गई ना। ये क्या आ गई बच्चों, ट्रू आ गई। तो मैंने ग्राफ की हेल्प से आपको मैं ये सिखाऊंगा कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके 3 पॉइंट को कोलिनियर हमें कैसे प्रूव करना है। देखो फॉर्मूला तो हमें कौन सा यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन अब इस ग्राफ को देखने के बाद आपको ये समझ आ गई कि कैसे प्रूव करना है। मैं ये कहता हूँ आपको, आप तीनों की तीनों डिस्टेंस निकाल लेना। क्या कर लेना बच्चों, तीनों डिस्टेंस निकाल लेना। एक बार AB, एक बार BC और एक बार AC या CA निकाल ली। उनमें से जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है उसको अलग कर दो। इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, ये है ना, इसको क्या कर दो बच्चों, अलग कर दो। और बाकी जो 2 डिस्टेंस बच गई, ये वाली 2 डिस्टेंस, इनको क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर इन दोनों का जो सम आएगा वो इसके इक्वल आ गया तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब कोई बच्चा ये कहते हैं कि सर AB और AC का जो सम है ना वो BC आ गया, तो मेरे को बताया ये कोलिनियर होंगे। अगर ये इक्वल नहीं आया, देखो जैसे ट्रायंगल है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे बच्चों तो पक्का ट्रायंगल बनेगी ABC। अगर मैं कहता हूं इन दोनों का सम
अगर इसके इक्वल आ गया तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, अगर नहीं आया यानी कि मान लो आपकी इन दोनों का सम ए बी और प्लस ए सी वो है ना ग्रेटर आ गया किससे, बी सी से, क्या आ गया बच्चों, इससे बड़ा आ गया, तो इसका मतलब ट्रायंगल बनेगी, क्योंकि इक्वल तो आया नहीं, अगर इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ट्रायंगल बनेगी। कोलिनियर पॉइंट प्रूव करने का क्या तरीका, तीनों डिस्टेंस निकाल लो, सबसे बड़ी डिस्टेंस को अलग रख दो, बाकी जो दो डिस्टेंस बच गई उनको ऐड कर दो, उन दोनों का एडिशन अगर इस थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ गया तो तीनों के तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे बच्चों, कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज मैंने सारी यहाँ पे लिख रखी है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन इजिली प्रूव दैट द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। मैंने क्या कहा बच्चों, 3 पॉइंट है, आप तीनों डिस्टेंस निकाल लो, ए बी, बी सी और सी। इनमें से कहता है इफ द सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेज इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस देन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैंने हिंदी में लिख दिया, तीनों साइड निकाल लो, इनमें से सबसे बड़ी लेंथ को अलग कर दो, बाकी दोनों का सम अगर इस सबसे बड़ी लेंथ के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो आपको यूज क्या करना है बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि ए बी कैसे निकलेगी बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूले से। बाकी आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है कि प्रूव कैसे करना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको कराता हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन डिटेल में। आपसे बच्चों कहा गया कि चेक करो कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है या फिर नहीं है, आपको ये नहीं कहा गया कि प्रूव करो, आपसे पूछा गया कि हमारे को बता दो कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है या फिर नहीं है। एक तरीका तो क्या है बच्चों, ग्राफ बना देना, लेकिन ग्राफ पेपर के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि ग्राफिकल मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। आप बताओ मेरे को, ए बी, क्या ए बी कोई भी बच्चा आसानी से निकाल सकता है क्या, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते थे, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को लो, दोनों के साइन सेम है, अगर साइन सेम है तो आपस में माइनस करेंगे, 3 और 11 साइन सेम है तो आपस में माइनस करेंगे, ऐसे ही करते हैं डिस्टेंस। ये कितना आ गया 6, 6 का स्क्वायर बच्चों 36, ये कितना आ गया आपका 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, स्क्वायर रूट ऑफ 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 10। आ गई आपकी ए बी। अब क्या निकालो, बी सी, बी सी निकालो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। 8 और 1 इनका साइन क्या है बच्चों, नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। ये 11 और ये -1 ऐड होंगे क्योंकि साइन क्या है बच्चों, ऑपोजिट है। 9, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 12, 12 का स्क्वायर होता है 150, 144, 225 और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 15 होता है। अब हम क्या निकालेंगे, ए सी या सी ए, यानी कि पहले और तीसरे पॉइंट की डिस्टेंस। 2 + 1 कर दें क्योंकि ऑपोजिट साइन है। अब डिस्टेंस निकालने में देखो आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए नहीं, और ये 3 + 1 कर देंगे, तो ये बच्चों कितना आ गया 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, यानी कि √25, और √25 कितना होता है 5। अब आप खुद देख लो, मैंने क्या तरीका बताया था बच्चों कि इन तीनों में से जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है, ये सबसे बड़ी है ना, इसको अलग कर दो, इसको क्या कर दो, अलग कर दो, बाकी जो दोनों डिस्टेंस है उन दोनों को ऐड करना, ऐड करो 10 + 5, और इन दोनों का जो सम है 15 वो किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया ना। इसका मतलब आप कह सकते हो क्या, ए बी प्लस ए सी ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, बी सी के। अगर ये ऐसा हो गया सो हम कह देंगे ए बी सी आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट क्या है बच्चों, कोलिनियर है। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस फॉर्मूले से कोलिनियर पॉइंट है या नहीं है कैसे चेक करते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको डिस्टेंस पहले निकाल के दे दी क्योंकि डिस्टेंस आपको अच्छी तरह से निकालनी आती है। चेक करना है कोलिनियर है या फिर नहीं है, तीनों डिस्टेंस निकाल लोगे, ये √18 आएगी, ये √8 आएगा, ये √50। अब अगर आपको स्क्वायर रूट सोल्व नहीं करना है तो फिर ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा, आपको आगे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 18 कैसे करते हो, 18 को 3 पे डिवाइड करोगे, यानी कि एक 3 बाहर आ जाएगा है ना, और 2 अंदर रह जाएगा, 3√2। ऐसे ही ये 4 × 2 = 8 है ना, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आप कर लेना। मैंने क्या बताया, इन तीनों में से जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है वो क्या कर दो, अलग कर दो, इन दोनों को जोड़ना, 3√2 और 2√2, 3 + 2 कितना होता है बच्चों 5 है ना, 5। तो क्या लिखेंगे, हेयर ए बी प्लस बी सी, ये किसके इक्वल है बच्चों, सी ए के। सो ए बी सी आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट कैसे है बच्चों, कोलिनियर है। बस आंसर आ गया अपना। देखो थर्ड क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है चेक करो कोलिनियर है कि नहीं है, तो फिर वही मैंने डिस्टेंस निकाल ली तीनों, ए बी बी सी ए सी,
निकाल लोगे। अब आप मेरे को ये बता दो, इनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट तो आप निकाल ही नहीं सकते, ना तो 5 का, ना 212 का, और ना 265 का, तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। इनमें से सबसे बड़ी कौन है ये तो देख सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इसका आंसर सबसे बड़ा आएगा, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर जितना बड़ा होगा उसका स्क्वायर रूट उतना ही बड़ा आएगा। ये क्या है बच्चों, सबसे बड़ा है, ये तो आपको पता लग गया। ये क्या है, सबसे बड़ा। क्या इन दोनों को ऐड करने पर ये वैल्यू आएगी? आप ऐसे मत सोचना कि 5 को और इसको ऐड करके देख लेते हैं ये इसके इक्वल है, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं होता। इसका आंसर √5 का आंसर कितना होता है, जैसे 2 पॉइंट समथिंग होएगा, है ना, वो जो आंसर आएगा, क्या उन दोनों का एडिशन इसके इक्वल आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको कहीं से दिख ही नहीं रहा। आप यहाँ पे लिख देना जो AB प्लस BC है, देखो सबसे बड़ी साइड ये है, इसको तो एक तरफ रखेंगे AC को, तो क्या इन दोनों का सम AC के इक्वल दिखाई दे रहा है आपको? आप कह देना नहीं दिखाई दे रहा हमारे को तो। सो ABC आर नॉट कोलिनियर, ये 3 पॉइंट बच्चों कोलिनियर नहीं है। आप घर पे बैठे हो, अपनी ग्राफ नोटबुक ले लो, ये तीनों के तीनों पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट करके देख लो, एक स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं बनेगी, ठीक है। एक पॉइंट कहाँ जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा, तो आपको बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी कि ये तीनों पॉइंट कभी भी कोलिनियर नहीं हो सकते। और डिस्टेंस फॉर्मूले से मैंने ये चीज़ प्रूव करके दिखा दी आपको, खत्म क्वेश्चन। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, देखो चेक करना है, ये 3 पॉइंट दे दिए, कोलिनियर है या नहीं है, निकाल लोगे तीनों डिस्टेंस। ये तो मैं पहले क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, ठीक है, ये आ गया, ये सबसे बड़ी डिस्टेंस है। यहाँ पे बताओ AB और AC या CA का सम जो है वो किसके इक्वल है बच्चों, BC के। सो ABC कैसे पॉइंट होंगे आपके, कोलिनियर। कोलिनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, संरेख बिंदु बोलते हैं, संरेख बिंदु, समरेख, एक ही रेखा के अंदर, एक ही लाइन के अंदर। 5th क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको चेक करना है, 3 पॉइंट दे दिए, कोलिनियर है या फिर नहीं है। अब आप खुद देख लो, ये आपको क्या कोलिनियर नजर आ रहे हैं क्या? देखो ये कितना 2, ये कितना 2 और ये कितना √8। आप ये बताओ, √8 को थोड़ा सा सोल्व करो तो 2√2 है, आता है ना 2√2। क्या आप ये बता सकते हो इनमें से सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है इन तीनों में से? आप कहोगे सर सबसे बड़ी तो ये है, क्योंकि ये 2 है और ये भी 2 है और ये 2 इंटू √2 है। √2 क्या होता है आपका 1.41 या 1.4 ही मान लो, तो ये 2.8 है समथिंग। ये क्या है बच्चों, 2.8 है। सबसे बड़ी लेंथ बच्चों ये है। क्या मैं बाकी दोनों छोटी को ऐड कर दूं तो क्या वो सबसे बड़ी के इक्वल आ जाएगा? नहीं आ सकता ना बिल्कुल भी इक्वल। क्या लिखेंगे हेयर, AB और AC को ऐड करने पर इन दोनों का सम BC के इक्वल नहीं आ रहा। सो ABC आर नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट बच्चों कोलिनियर नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे AB क्या है, देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूँ। AB, BC और CA, मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जहाँ पे बच्चा एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स गलती करता है। AB जब आपने सोल्व करोगे ना, तो ये 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। बच्चे यहाँ पे उसको √4 लिखेंगे, ठीक है। √4 को आप 2 भी लिख सकते हो, ना लिखो, इतना ही छोड़ दो। ये कितना था √8 और ये कितना था √4 है ये। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो सबसे बड़ी डिस्टेंस है, ये तो क्या है बच्चों लॉन्गेस्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो लॉन्गेस्ट है, क्योंकि √8 की वैल्यू ज़्यादा होगी, √4 की वैल्यू कम होगी। बच्चे ये सोच लेते हैं कि यहाँ इन दोनों का सम जो है ना वो इसके इक्वल है। बच्चे ये कहते हैं कि √4 और √4 को ऐड करेंगे ना वो √8 होता है। मैं कहता हूँ ऐसा कोई रूल नहीं होता मैथमेटिक्स में। वो पता है कब होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, ये √a है और ये √b है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक रूट लगा के और AB की क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। या फिर डिवाइड का साइन हो, डिवाइड का अगर साइन है ना बीच में, तब भी आप एक ही स्क्वायर रूट लगा के और ये इनको क्या कर सकते हो, डिवाइड। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो, अगर प्लस या माइनस का साइन हो ऐसे, और आप ये सोचो कि ऐसे कर दो, एक स्क्वायर रूट लगा के और अंदर प्लस माइनस कर दो, तो ये क्या है बच्चों, गलत है। ऐसा कोई रूल मैथमेटिक्स में नहीं होता। क्यों नहीं होता, आप खुद देख लो। ये √4 है और ये √4 है, और क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? आप खुद ही बता दो, क्या इसको ये लिख सकते हो? आप सोचोगे हमें कैसे पता, मैं बताता हूँ। √4 का मतलब 2 होता है, ये भी 2 होता है, 2 + 2 तो कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन क्या इसका आंसर 4 आएगा? आप कहोगे जी ये तो √8 है, क्या √8 4 के इक्वल होता है? नहीं होता ना। इसका मतलब √4 + √4 कैन नेवर बी इक्वल टू √8, यानी कि इन दोनों को ऐड मत कर देना कभी भी, ऐसा कोई रूल मैथ में होता ही नहीं है। बस यही गलती स्टूडेंट कर सकता है कि वो ये सोचेगा कि ये 4
और ये 4 दोनों मिलके 8 बन रहे हैं। ये तो मेरे को भी पता है कि 4 + 4 8 होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या √4 + √4 = √8 होते हैं क्या? ये तो नहीं होते ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये 4 है कि √4 है? आप कहोगे सर 4 नहीं है, ये √4 है। तो मैं कहता हूँ फिर 4 को क्यों काउंट कर रहे हो? √4 को काउंट करो ना। तो √4 और √4 दोनों को ऐड करने से क्या √8 आएगा? आप कह देना नहीं आएगा, तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक डिस्टेंस आएगी √50, एक डिस्टेंस आपकी आएगी √52 और एक डिस्टेंस बच्चों आपकी आएगी √2। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, वो सोचेंगे कि ये 50 और 2 मिलके 52 बन रहा है, लेकिन फिर वही बात होगी ना। बताओ क्या √50 और √2 मिलके √52 बना देंगे? आप कहोगे सर नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो अंदर वाली वैल्यू को ऐड करने से बनता है, ऐसे थोड़े बनेगा। तो ये रूल आपका ध्यान होना चाहिए आपको। अगर आपको नहीं कोई टीचर बताएगा तो हो सकता है बच्चा ऐसा भी सोच ले एग्जाम में कि 50 + 2 52 होता है, इसलिए ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर। लेकिन ये कोलिनियर नहीं है। आज के बाद आप ऐसी मिस्टेक मत करना। ये हो गया आपका कोलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है बच्चों टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। यानी कि ट्रायंगल के बारे में तो देखो आपने सब कुछ पढ़ाई है। इक्विलेटरल होती है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस क्या होती है बच्चों? 2 साइड इक्वल होती है। एनी 2 साइड्स आर इक्वल। और स्केलन क्या होती है बच्चों? ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। तीनों की लेंथ क्या होती है बच्चों? डिफरेंट होती है। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, जिसमें एक एंगल कितने का हो बच्चों? 90 डिग्री का। एक एंगल कितने का हो? 90 का। और इसमें ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होती है ना पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको पेपर के अंदर एग्जामिनर कहेगा ये लो मैंने आपको 3 पॉइंट दे दिए, एक ए, एक कहीं बी, एक कहीं सी। ये प्रूव करो इन तीनों पॉइंट से मिलके जो ट्रायंगल बनेगी ना वो इक्विलेटरल होगी, या वो आइसोसेलेस होगी, या वो स्केलन होगी, या वो राइट ट्रायंगल होगी। आप एक बात बताओ, आपने तीनों डिस्टेंस निकाल दी, ए बी निकाल दी, बी सी निकाल दी, सी ए, क्योंकि देखो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की ये 3 साइड होती है आपको पता है। आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकाल लेना, ये बी सी निकाल लेना और ये ए सी निकाल लेना। अगर तीनों की लेंथ इक्वल आ गई तो फिर ये ट्रायंगल कैसी हो जाएगी? इक्विलेटरल। अगर इन तीनों में से कोई 2 इक्वल आ गई तो फिर क्या हो जाएगी? आइसोसेलेस। अगर तीनों अलग अलग आ गई तो क्या हो जाएगी? स्केलन। मेरे को कहने का मतलब ये है, अगर आपने तीनों साइड की लेंथ पता कर ली तो फिर क्या आप ये नहीं बता सकते कि ये इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलन है? बता सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम आती है किसमें? राइट ट्रायंगल में। क्योंकि राइट ट्रायंगल में आप कैसे बताओगे कि तीनों साइड इक्वल है तो बनती है? राइट ट्रायंगल की तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं कि साइड की लेंथ को देख के हम बताते हैं, उसमें तो एक एंगल को देख के हम बताते हैं। एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया तब तो ये राइट ट्रायंगल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मैं अब बताता हूँ आपको राइट ट्रायंगल को कैसे प्रूव करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना बच्चों, वो इसी में होते हैं, राइट ट्रायंगल में। आपको सबको पता है ये एक राइट ट्रायंगल है अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो। ये मान लो बेस है, ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, और ये मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको सिखाई है, उसमें क्या कहा गया है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, आपको ये तीनों वर्टिसेस गिवन होंगे, कौन से? ए बी, बी और सी तीनों गिवन होंगे। आप तीनों साइड निकाल लेना। क्या निकाल लेना बच्चों? फाइंड कर लो आप ए बी, बी सी और सी ए। ये तो फाइंड आउट कर ही लोगे। क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ये जैसे मान लो 3 है बच्चों, ये मान लो 4 है और ये मान लो कितनी 5। आपने तीनों साइड की लेंथ फाइंड आउट करी, एक बच्चों आ गई 3, एक बच्चों आ गई 4 और एक आ गई 5। अब आप मेरे को बस बता दो कि आप इसको राइट ट्रायंगल कैसे प्रूव करोगे? तीनों डिस्टेंस आपने निकाल दी, ए बी निकाल दी मान लो आपने 3, बी सी निकाल दी आपने बच्चों कितनी मान लो? बी सी निकाल दी आपने, ये मान लो 4 है और ये मान लो 3 है, और ए सी आपने निकाल दी 5। तो इन तीनों का यूज करके आप कैसे बताओगे कि ये एक राइट ट्रायंगल है? आप कहोगे सर आपने बताया हुआ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में कि सबसे बड़ा नंबर है उसका अलग स्क्वायर कर दो, इन दोनों का अलग से स्क्वायर कर दो और इनको ऐड कर दो। अगर ये इसके इक्वल आ गया तो ये तीनों साइड किसकी बनेगी? राइट ट्रायंगल की बनेगी। समझ गए आप? बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। यानी कि ए बी आपने निकाल दिया, ए बी कितना है बच्चों? 3, लेकिन सॉरी ए बी को मैं 4 ही लिख देता हूँ ताकि आप डायग्राम की वजह से कंफ्यूज ना हो।
ए बी मान लो कितना है बच्चों 4, ये ट्रायंगल दोबारा बना देता हूँ मैं, ए से लेके बी और बी से लेके सी, ये आ गई 4, ये आ गई 3 और ये आ गई 5। बी से लेके सी कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर, और ए से लेके सी आया है मान लो 5 सेंटीमीटर। आप मेरे को खुद बता दो, ये ट्रायंगल तो राइट ट्रायंगल है नो डाउट, क्योंकि ये ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन क्या राइट ट्रायंगल में ऐसा कोई रूल होता है क्या कि इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाए? आप कहोगे सर नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे ना, तब उस साइड का स्क्वायर आएगा, है ना। तो यानी कि ए बी का स्क्वायर करो, ए बी का स्क्वायर करो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, फिर बी सी का स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, फिर ए सी का स्क्वायर करो 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब देखो सबसे बड़ी साइड को अलग रख दो, क्या 16 प्लस 9 25 होता है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। अगर ऐसा बन गया तो आप कह देना ये एक राइट ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है बच्चों? राइट ट्रायंगल है। इसका मतलब यहाँ से क्या प्रूव हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और यही तो पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइड निकाल लेनी है, तीनों की तीनों क्या निकाल लेना बच्चों, साइड निकाल लेना, फिर उनका साइडों का स्क्वायर कर लेना। क्या कर लेना? स्क्वायर कर लेना, और फिर देखना क्या सबसे बड़ा स्क्वायर उसको साइड में रख दो, बाकी दोनों को ऐड कर दो, क्या उन दोनों का एडिशन इसके इक्वल बन रहा है क्या? कोलिनियर पॉइंट में तो हम क्या करते थे, सिर्फ इनको देखते थे, और राइट ट्रायंगल में अगर देखना हो तो क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करके देखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूँ 3 पॉइंट ऐसे हैं कि मैंने तीनों डिस्टेंस निकाल दी, ए बी, बी सी और सी ए। ये बच्चों आपकी आ गई √4, ये आपकी आ गई √8 और ये आपकी आ गई √4। मैंने डिस्टेंस निकाल दी, डिस्टेंस तो आप निकाल ही लोगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगी वो क्या राइट ट्रायंगल बनेगी क्या? आप कहोगे जी इनका स्क्वायर कर लो, ए बी का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ए सी या सी ए का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा 4। सबसे जो बड़ी साइड है उसको सेपरेट कर दो, है ना, इन दोनों को ऐड करो। देखो 4 + 4 होता है ना 8, तो क्या लिखोगे हेयर ए बी स्क्वायर, देखना ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर वो किसके इक्वल है बताओ, बी सी स्क्वायर है ना, क्लियर ही दिख रहा है। सो इट इज ए राइट ट्रायंगल। बच्चों कौन सी ट्रायंगल है ये? राइट ट्रायंगल है, समझ गए। आपसे अब ये और पूछा जाएगा, अगर राइट ट्रायंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री का पक्का है ना, एक एंगल तो 90 डिग्री का पक्का है। ये बता दो ए बी सी में से कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, आपको ये और पूछा जाएगा। आप ये बताओ, ये जो 8 साइड है ये सबसे बड़ी होती है ना, और सबसे बड़ी कौन सी होती है? हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस को क्या लिख दो, बी सी। तो फिर इसके बाद क्या बच गया ए, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज राइट एंगल्ड एट ए, यानी कि ए वर्टेक्स पे राइट एंगल्ड है, यानी कि समकोण किस पे बनाती है, ए पे। या फिर आप ऐसे लिख दो, एंगल ए कितना है बच्चों 90 डिग्री है, तो आप कर लोगे। आपको बस क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना है। अगर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो वो क्या बन जाएगी, राइट ट्रायंगल हो जाएगी। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या क्या चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। देखो ये जो डिस्टेंस निकाली है ये किससे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगी ना। अब मैं आपको कहता हूँ ए बी है मान लो √50, बी सी है मान लो √2 और सी ए है मान लो √52। अब क्या बताओ, ये एक राइट ट्रायंगल है। अब आपके दिमाग में आ गया कि सर स्क्वायर कर लो, क्योंकि राइट ट्रायंगल चेक करनी है तो अपने को साइड की लेंथ नहीं उसके स्क्वायर की लेंथ चाहिए, है ना। 50 आ गया, बी सी का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना है 52। अब आप खुद ही देख लो कि ये जो है 52 ये इन दोनों के सम के इक्वल है ना, तो लिखेंगे हम हेयर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल है क्लियरली सी ए स्क्वायर के। सो ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल। ये और पूछ ले एंगल कौन सा 90 डिग्री का है बताओ, आप ट्रायंगल बना के देखो, सबसे बड़ी साइड कौन सी मिलेगी आपको, सी ए, यहाँ पे लिख दो सी ए। इसके अलावा क्या बच गया, बी बच गया, एंड एंगल बी आपका कितना होगा 90 डिग्री। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन से वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो क्वेश्चन तो देखो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है ना। अच्छा एक बात आपको और ध्यान आई, अभी मैंने आपको कोलिनियर पॉइंट का जब मैं आपको पढ़ा रहा था कॉन्सेप्ट, मैंने ये बताया था
ये तीनों पॉइंट कोलिनियर मत कह देना, क्योंकि बच्चे क्या कर देते हैं, इन अंदर वाली वैल्यूज को जोड़ के कह देते हैं कि यस ये दोनों इक्वल है, इसके ये पॉइंट कोलिनियर है। आप खुद बता दो मेरे को, ये पॉइंट अगर कोलिनियर होते तो क्या ट्रायंगल बनती? कोलिनियर पॉइंट से कभी ट्रायंगल बनती है? नहीं बनती ना। और मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये तो ट्रायंगल भी बन रही है और राइट ट्रायंगल भी है ना, तो फिर इसका मतलब ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ये पॉइंट कैसे बच्चों? नॉन कोलिनियर। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी बताया था ना आपको कि ये आपके देखो ये राइट ट्रायंगल बन गई, ये भी पॉइंट्स कैसे हैं? नॉन कोलिनियर। क्योंकि जब ट्रायंगल ही बन गई बच्चों तो फिर पॉइंट कोलिनियर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से कोई ट्रायंगल बना ही नहीं सकता। तो अब आपको राइट ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से ये भी समझ आ गया कि ये पॉइंट कोलिनियर क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और कौन सी ट्रायंगल बच्चों? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हो गया काम खत्म। अब देखो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए आपको, इसमें आपको हर क्वेश्चन में बच्चों प्रूव करना है कि ये कोई ना कोई ट्रायंगल बनेगी। प्रूव करो कि ये जो तीन वर्टेक्स है ना, इनसे क्या बनेगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं अब डिस्टेंस निकाल के आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, मैंने सारी निकाल रखी है। ए बी की डिस्टेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बी सी की निकाल सकते हो, सी ए की। हर क्वेश्चन में आपको ये तीनों डिस्टेंस निकालनी है। क्या करनी है बच्चों? तीनों डिस्टेंस निकालनी है। आप ये बताओ, आइसोसेलेस प्रूव करना है आपको, क्या इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल दिख रही है आपको? भाई आपको स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वही तो इसका आएगा ना, क्योंकि ये भी √45 है, ये भी √45, ये दोनों क्या है? इक्वल है। आप क्या लिखोगे? हेयर ए बी इक्वल है सी ए के, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सिर्फ आपको तीनों डिस्टेंस निकालनी है, उनमें से अगर दो कोई भी इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे? उसको आइसोसेलेस कहेंगे। खत्म क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये कहता है प्रूव करो कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तीनों डिस्टेंस निकाल लेना, ए बी बी सी सी ए। देखना ये दोनों क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो हम क्या लिख देंगे? हेयर ए बी इक्वल है किसके? बी सी के, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको सिर्फ क्या आना चाहिए? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको अच्छे से आ गया ना डिस्टेंस निकालनी, उसके बाद ये चैप्टर आपका बिल्कुल आसान है। ये खत्म। फिर वही कहता है आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी ए निकाल लो। दोनों इक्वल आ गई तो क्या लिखोगे? हेयर बी सी और सी ए क्या आ गई? इक्वल आ गई, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों कौन सी ट्रायंगल है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल। खत्म। फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्या कहता है? प्रूव करो कि ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ध्यान से सुना बच्चों मेरी बात, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जब भी प्रूव करनी है ना, तो साइड के स्क्वायर निकालो। क्या निकाला करो बच्चों? साइड का स्क्वायर। और जब स्क्वायर निकालना है, अंदर जो भी वैल्यू आए उसका स्क्वायर रूट कभी मत निकालो, क्योंकि बाद में क्या करना पड़ेगा? अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा। या निकाल भी लिया तो ए बी का स्क्वायर करोगे तो बताओ 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि 4। बी सी का स्क्वायर करोगे तो √8 का स्क्वायर 8 होता है, और ए सी का स्क्वायर करोगे तो बच्चों 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होएगा। अब आप मेरे को बता दो, इस 4 और इस 4 का सम 8 के इक्वल आ गया ना। क्या लिखेंगे? हेयर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल है बच्चों किसके? बी सी स्क्वायर के। सो इट इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये एक समकोण त्रिभुज है, और आपसे ये भी पूछा जाएगा कौन सा एंगल 90 डिग्री का है। आप डायग्राम बनाना बहुत आसानी से। सबसे बड़ी साइड कौन सी? बी सी, इसको बी सी लिख दो। बाकी क्या बच गया? ए, एंड लिख दो साथ में एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए कितना है बच्चों? 90। अगर ये ना भी पूछा जाए तब भी लिख दो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने सब कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। आपको प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ऐसे नहीं प्रूव करोगे, स्क्वायर निकालोगे। मैंने क्या कहा था? स्क्वायर निकालोगे। ए बी का स्क्वायर 45 आ गया, बी सी का स्क्वायर बच्चों 90 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे ना स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। सी ए का स्क्वायर 45 आएगा। ये तो क्लियरली आपको दिख ही रहा है कि ये जो है 90 वो इन दोनों के सम के इक्वल है। क्या लिखेंगे बच्चों? हेयर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल है किसके? बी सी स्क्वायर के। सो इट इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बन गई। कौन से वर्टेक्स पे राइट एंगल बनेगा बता दो? सबसे बड़ी है बी सी, तो बाकी क्या बच गया? ए बच गया। एंड लास्ट में लिख दो एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो आपको क्या कहता है? प्रूव करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। वही प्रूव कर देना। देखो राइट एंगल ट्रायंगल के कैसे करते हो बच्चों? बताओ मेरे को। मैंने क्या कहा आपको? राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस प्रूव करने के लिए बच्चों आपको क्या करना होता है? ए बी नहीं, ए बी का स्क्वायर चाहिए। ए बी का क्या चाहिए बच्चों? स्क्वायर चाहिए। ए बी का स्क्वायर करो।
29 आ जाएगा। BC का स्क्वायर करो 116 आ जाएगा। CA का स्क्वायर करोगे 145 आएगा। आप खुद देख लो, क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा क्या 145 आएगा पक्का। हेयर क्या लिखेंगे, हेयर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल है बच्चों AC स्क्वायर के। सो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये कैसी ट्रायंगल होगी बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अच्छा, अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा एंगल जो है ना राइट एंगल बनेगा, मतलब कौन से वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनेगा। देखो सबसे बड़ी साइड ये है CA, इसको CA लिख दो। बाकी क्या बच गया B, तो एंगल B क्या बचेगा 90। एंगल B इज इक्वल टू क्या लिख देना 90 डिग्री लिख देना। ये है खत्म क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कहा गया है बच्चों, इसमें भी आपको प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दे दिया ना मैंने, वही क्वेश्चन कर लोगे इसको तो खुद ही, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अब ये आपका खत्म हो गया बच्चों ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ट्रायंगल का। कोई भी ट्रायंगल आपसे पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो, और मेनली पेपर में दो ही आती है, एक राइट ट्रायंगल और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बात आती है किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। देखो जैसे ट्रायंगल के बारे में आपको पता है, वैसे ही सेम बिल्कुल हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। आपको 4 वर्टेक्स गिवन होंगे, यानी कि 4 पॉइंट गिवन होंगे। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बताओ ये चारों पॉइंट से मिलके जो डायग्राम बनेगा वो एक स्क्वायर बनेगा, वो एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या क्या बन सकता है बच्चों, एक स्क्वायर या रोम्बस, है ना, एक रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम। बस 4 तरह की शेप सबसे पूछी जाती है। कौन कौन सी, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये स्क्वायर है या ये रोम्बस है या ये रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है। मैंने क्या बताया, जैसे आपको 3 पॉइंट दे दिए और उन तीनों से ट्रायंगल बन रही है, आपको कैसे पता लगता था कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस होगी या राइट एंगल होगी, क्योंकि आपको ट्रायंगल के बारे में नॉलेज है कि तीनों साइड इक्वल हो जाती है तो वो आपकी इक्विलेटरल बन जाती है, कोई 2 साइड इक्वल हो जाती है तो वो क्या बन जाती है बच्चों, आइसोसेलेस बन जाती है। ऐसे ही आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल में देखो ये चारों के बारे में मैंने डिटेल में लिख दिया। आप मेरे को एक बात बता दो बस, स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क होता है। भाई स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है। फर्क दोनों में ये होता है, स्क्वायर के दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल्स क्या है बच्चों, इक्वल नहीं होते। इसका मतलब आपको अगर मान लो चारों साइड की लेंथ निकालती, एक मैं डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा। देखो ये 4 पॉइंट है ABCD, आप क्या निकालोगे, 4 लेंथ निकालोगे। कौन सी, एक बार AB, एक बार BC, एक बार CD, एक बार DA निकाल लोगे। लेंथ कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से, वो आपको आता ही है। लेकिन क्या इन चारों लेंथ के बराबर आने से आप ये कह सकते हो कि ये पक्का एक स्क्वायर बनेगा, नहीं, ऐसा मत बोल देना। क्योंकि डायगोनल अगर इक्वल ना हुए तब ये बताओ कहाँ से स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर तो कब बनेगा बच्चों, जब चारों की चारों साइड्स इक्वल आएगी और दोनों डायगोनल आपस में इक्वल आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मान लो कि AB, BC, CD और DA चारों की लेंथ आपकी 5 आ गई है ना, तो डायगोनल, मैं ये नहीं कह रहा कि डायगोनल भी इक्वल आएंगे इसके 5 के, लेकिन डायगोनल की जो भी वैल्यू होगी ना आपस में इक्वल होगी। डायगोनल की वैल्यू मान लो आ गई बच्चों 5√2, तो ये आपस में क्या आएगी, इक्वल। यानी AC की भी लेंथ 5√2 आएगी, BD की भी लेंथ 5√2 आएगी। तो समझ गए, इसके चारों साइड और दोनों डायगोनल, अगर चारों साइड तो इक्वल हो जाए लेकिन डायगोनल इक्वल ना हो तो ये क्या हो जाएगी, रोम्बस। ऐसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी तो यही होता है, बताओ बच्चों, इसमें चारों साइड नहीं, अपोजिट साइड, ये आपस में और ये आपस में। अगर अपोजिट साइड इक्वल हो गई और दोनों डायगोनल भी इक्वल हो गए बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, रेक्टेंगल। अगर अपोजिट साइड तो इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, तब ये क्या होगी बच्चों, पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में शेप थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, और टेढ़ी शेप के मैंने बताया था कि डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं होते। छठे चैप्टर में मैंने सारा पढ़ाया आपको, देखना ये डायगोनल कितना बड़ा है और ये डायगोनल आपका कितना छोटा है, हो गया ना। तो डायगोनल अगर इक्वल नहीं हुए तो वो क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम। तो आप सारी बातें समझ गए। आपको 4 पॉइंट गिवन होंगे, कहता है प्रूव करो इन चारों पॉइंट से मिलके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी वो एक स्क्वायर बनेगी। आप क्या क्या निकालोगे, उसकी चारों साइड की लेंथ निकालोगे और दोनों डायगोनल की क्या निकालोगे बच्चों, लेंथ। चारों साइड आपस में इक्वल आनी चाहिए और दोनों डायगोनल आपस में इक्वल आनी चाहिए, यही कहानी है बस सारी की सारी। अब देखो एक क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। इसमें कहता है बच्चों प्रूव करो कि ये चारों पॉइंट मिलके क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे, एक डायग्राम बना दिया करो, रफ डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा। यहाँ लिख लो ABCD।
अच्छा, पॉइंट्स को ना ऑर्डर में लेना है, मतलब कि ए के बाद फिर बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। चाहे ए को कहीं पे भी ले लेना, चाहे यहाँ पे कर लेना, मतलब कि एक ऑर्डर फॉलो करना है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। ये नहीं है कि ए को यहाँ ले लिया तो बी को यहाँ ले लिया, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर में लेना है। लिखा भी आएगा पेपर में टेकन इन ऑर्डर, लेकिन ना भी लिखा है तो आप उसको समझ जाना अपने आप ही। ये बच्चों मैंने 4 पॉइंट ले लिए और एग्जामिनर ने अपने से पूछा कि प्रूव करो कि ये एक स्क्वायर बनाएंगे। देखो, प्रूव करना ही जब कह दिया, इसका मतलब ये स्क्वायर तो पक्का बनाएंगे, बस अपने को निकाल के दिखाना है कि कैसे बनाएंगे। मैं कहता हूँ चारों इसकी साइड्स निकाल लो, ए बी निकालना, ए बी। बताओ, दोनों पॉइंट आपको दे रखे हो डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ। 6 और 3 का डिफरेंस होता है बच्चों 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। 7 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों आपका 9 + 9 यानी कि √18। अच्छा, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों की चारों साइड कितनी आनी चाहिए, √18 ऐसे आनी चाहिए। ठीक है, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बी सी, बी और सी देखो, 9 और 6 का डिफरेंस 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9। 4 और 7 का डिफरेंस 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी कितना आ गया बच्चों आपका, √18 आ गया। ऐसे सी डी निकालो, इन दोनों की डिस्टेंस। 9 और 6 का डिफरेंस बच्चों 3, 3 का स्क्वायर 9। 4 और 1 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9। ये भी कितना आ गया, √18। डी ए निकालो, डी से लेके ए, ये इन दोनों का देखो, 6 और 3 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर। 4 और 1 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर। ये भी कितना आ गया, √18। देखो, चारों साइड इक्वल आ गई। कई बच्चे क्या करते थे, इतना ही छोड़ देते हैं कि चारों साइड इक्वल आ गई तो ये स्क्वायर है, नहीं, डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, नाउ नाउ डायगोनल्स। अब डायगोनल्स निकालो। डायगोनल्स बच्चों कौन से होते हैं, ये ए से लेके सी और बी से लेके डी, ये दोनों डायगोनल निकालो। ए से लेके सी, बताओ कितना होगा, ए से लेके सी निकालते हैं। 3 और 9 का डिफरेंस होता है 6, यानी 6 का स्क्वायर। ये कितना होता है आपका, 4 और 4 का डिफरेंस 0, तो ये कितना आ गया आपका, √36 आ गया। अब आप क्या करोगे बताओ, बी डी निकालोगे, बी से लेके डी निकालना। 6 और 6 का डिफरेंस क्या होता है बच्चों, 0। 7 और 1 का डिफरेंस क्या होता है, 6। तो ये भी कितना आ गया, √36। आप मेरे को बताओ, ये चारों साइड आपस में इक्वल है, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है। हेयर क्या लिखोगे आप, हेयर चारों साइड कौन सी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, एंड डायगोनल्स ए सी इक्वल टू बी डी। दोनों डायगोनल इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, सो हम कह देंगे बच्चों ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था। तो बस आपको ये 6 डिस्टेंस निकालनी है, चारों तो साइड और दोनों डायगोनल। अब आप खुद सोच लो, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आपको नहीं आता अच्छे से, तो 6 डिस्टेंस निकालने में कहीं ना कहीं तो आप मिस्टेक कर ही दोगे ना, इसलिए वो तो 100% आपको आना ही आना चाहिए। अब देखो, इस क्वेश्चन में ये भी कहता है ये स्क्वायर बनाते हैं, तो मैंने सोल्व करके दिखा दी, चारों साइड इक्वल है, दोनों डायगोनल इक्वल है, तो क्या हो गया बच्चों, ये स्क्वायर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है, प्रूव करो कि ये एक रोम्बस बनाएंगे। रोम्बस का मतलब क्या है बच्चों, आप चारों साइड निकालोगे ना, ये तो इक्वल आ जाएगी, लेकिन देखो दोनों डायगोनल इक्वल नहीं आए, ए सी और बी डी इक्वल नहीं है, चारों साइड इक्वल है, तो ये क्या होगी आपकी रोम्बस। आप रफ डायग्राम तो हर क्वेश्चन में आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है, ऐसे लिख के और इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लिया करो, क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालने में बहुत आसानी होगी फिर। अब 11th क्वेश्चन, अच्छा, अब आपसे ये कहा जाएगा इस क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है 7.2 का, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। इसमें आपको ये रोम्बस दे रखी है और कहा जाएगा इस रोम्बस का एरिया निकालो। अगर आपने छोटी क्लास में 8th 9th क्लास के अंदर पढ़ा हो, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, देखो बच्चों, ये रोम्बस होती है, ये बेस है और ये इसकी क्या है, हाइट है। अगर आपको हाइट पता लग जाए तो बेस और हाइट की मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। लेकिन बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम ये इसकी हाइट नहीं निकाल सकते। हम तो क्या निकाल सकते हैं, दोनों के दोनों डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये भी और ये भी। तो फॉर्मूला होता है रोम्बस का एरिया d1 इंटू d2 अपॉन में 2। कहने का मतलब, जो दोनों डायगोनल है ना बच्चों, उन दोनों की क्या निकाल लो, लेंथ निकाल लो, उनकी मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बस एरिया आ जाएगा। अब आप देखना पीछे पेज पे, ये कितनी आई, √32, ये √72, यानी कि एक डायगोनल अपना, बताओ, ए से लेके सी जो आया था वो √32 और बी से लेके डी वो कितना है बच्चों, √72। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, क्या लिखोगे बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस वो कितना आएगा, √32
इंटू √72 और अपॉन में 2। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको सोल्व कैसे करें। सोल्व हम कर देंगे। मैंने कहा था मल्टीप्लाई में अगर दो अलग अलग अंडर रूट हो, एक अंडर रूट लगा दो और इन दोनों की क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। और नीचे तो 2 है ही। अब बताओ, एक बच्चा तो क्या करेगा, इनकी पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेगा। नहीं, मेरे को स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों दो तो फैक्टर बनाने हैं, है ना। मेरे को सीधा दिख रहा है, मैं इसको 16 टू जा लिख सकता हूँ, क्योंकि 16 में से 4 बार आ जाएगा। और ये मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू 2। बताओ, लिख सकता हूँ, एक ही बात है। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, और 2 और 2 में से एक 2 क्या आ जाएगा बच्चों, बाहर। नीचे तो 2 है ही, ये 2 कट जाएगा। ये कितना आ गया आपका 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया किस में आता है बच्चों, स्क्वायर यूनिट्स के अंदर। तो मैंने ये भी बता दिया कि जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो उसमें क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है। एरिया हम लास्ट में निकाल देंगे। अच्छा, कई बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि मैंने कैसे किया है, तो कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। 32 और 72 की मल्टीप्लाई तो कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। 32 की मल्टीप्लाई 72 से करो तो देखो कितना आपका आएगा। मैंने सही किया है क्या? ठीक है, 2304 आएगा। 2304, 2304 का आप क्या निकाल दो बच्चों, स्क्वायर रूट निकाल दो, किसी भी मेथड से निकाल देना। 4 4 जा कितना आ गया आपका 16। इन दोनों को ऐड करेंगे और 8 पे जाएगा ये, है ना। तो इसका कितना आएगा स्क्वायर रूट बच्चों, 48 आएगा। यानी कि ऊपर वाली पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट आ गया 48, और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 24, वही आना 24। आपको अगर ऐसे समझ आता है तो ऐसे कर लो, नहीं तो फिर आप क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसका क्या निकाल लेना, स्क्वायर रूट निकाल लेना, एक ही बात है। अब देखो, इसमें कहा गया आपसे कि प्रूव करो ये चारों वर्टिसेस एक पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम है बट नॉट ए रेक्टेंगल। बच्चों, पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, मतलब कि ऑपोजिट साइड तो इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है। क्योंकि अगर डायगोनल ही इक्वल हो जाएंगे तो फिर तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी। ठीक है, तो देखो आप पहले डायग्राम बनाना। सबसे पहले क्या बनाओगे बच्चों, डायग्राम, रफ डायग्राम है ये। इसकी ए बी साइड और डी सी साइड दोनों इक्वल आएगी, है ना, ये इक्वल आ गई। और बाकी दोनों साइड देखो, ये दोनों इक्वल आएगी। फिर आप निकालोगे डायगोनल। डायगोनल आपके क्या आएंगे बच्चों, अनइक्वल। एक 2 है, एक √52, इक्वल नहीं है ना। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। खत्म क्वेश्चन। अब ये देखो, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। कहता है विच टाइप ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट। कहता है इन 4 पॉइंट को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी वो कैसी क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि वो स्क्वायर है, वो रोम्बस है, वो पैरेललोग्राम है, वो रेक्टेंगल है। आप एक बात बता दो मेरे को, दुनिया में जितनी भी क्वाड्रिलेटरल होती है क्या वो सारी की सारी स्पेशल होती है क्या, मतलब क्या वो स्क्वायर, रेक्टेंगल और अपना पैरेललोग्राम या रोम्बस में से कोई एक बननी जरूरी है? आप कहोगे सर नहीं, आप मेरे को बताना। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसमें 4 साइड हो। ये भी तो 4 साइड है, देखो 1 2 3 4, है ना। ये लो, ये क्या 4 साइड है ना, लेकिन ये क्या क्वाड्रिलेटरल नहीं है? बिल्कुल है क्वाड्रिलेटरल। लेकिन क्या ये स्क्वायर है? नहीं है। रोम्बस है? नहीं है। ना रेक्टेंगल है ना पैरेललोग्राम है। तो जरूरी नहीं है कि वो एक स्पेशल बने, एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल भी हो सकती है। ठीक है, चारों लेंथ निकाल लेना। इन चारों लेंथ में कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि अपोजिट साइड इक्वल हो जाए या चारों साइड इक्वल हो जाए या डायगोनल इक्वल हो जाए, तो मतलब आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। इन चारों साइडों में देखो कोई भी किसी तरह का रिलेशन नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल तो है नो डाउट, लेकिन स्पेशल इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ये क्वाड्रिलेटरल है। बस ये क्वेश्चन आपका खत्म। ऐसे ही है बच्चों, ये प्रूव करना है कि ये क्या है बच्चों, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और दोनों के दोनों डायगोनल भी क्या है बच्चों, इक्वल है। तो बस डायगोनल इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो क्या बच गई, रेक्टेंगल बन गई। इतने सारे एग्जाम्पल देके मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, ये क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएंगे। साथ में डिस्टेंस फॉर्मूला आपका बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स। और इसको सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसके ऊपर 100% आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आएगा। इक्वी डिस्टेंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट, यही डिस्टेंस फॉर्मूले का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। यानी कि हम कैसे प्रूव करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके कि एक पॉइंट बाकी 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है बच्चों, इक्वी डिस्टेंट हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। समदूरस्थ, समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
एक मैं लाइन बनाता हूँ, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे पॉइंट ए लिखता हूँ, यहाँ पे पॉइंट बी लिखता हूँ और यहाँ पे पॉइंट सी लिखता हूँ। मैं कहता हूँ ये पॉइंट नहीं है, ये सिटीज है। ये मान लो है दिल्ली, और ये मान लेते हैं हिसार, ये सिटी के नाम है। ये मान लेते हैं रोहतक। मैं ये कहता हूँ बच्चों कि दिल्ली से रोहतक की बीच की डिस्टेंस है मान लो 90 किलोमीटर, मान रहे हम, ठीक है। रोहतक से हिसार की डिस्टेंस है मान लो 90 किलोमीटर। तो क्या आप ये कह सकते हो कि रोहतक की डिस्टेंस जितनी हिसार से है उतनी ही दिल्ली से है ना? ये तो कह सकते हो। इसी को इंग्लिश में हम ये बोलेंगे, रोहतक इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम हिसार एंड दिल्ली। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? रोहतक इज इक्वी डिस्टेंट, क्या बोलोगे? रोहतक इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम हिसार एंड दिल्ली। अब तो आपको समझ गए इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि रोहतक जो पॉइंट है या शहर है उसकी डिस्टेंस हिसार से उतनी ही है जितनी की दिल्ली से। या फिर मैं ये कहूँ कि पॉइंट सी, मैं ये कहूँ पॉइंट सी, क्योंकि ये सी पॉइंट पे है ना रोहतक, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। एक ही बात है। अब मैंने आपको एग्जाम्पल देके डायग्राम बना के बता दिया कि इस इक्विडिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, कि एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस एक दूसरे पॉइंट से उतनी ही है जितनी कि तीसरे पॉइंट से है। तो हम ये बोलेंगे ये जो पॉइंट है ना, ये इन दोनों से क्या है बच्चों? इक्विडिस्टेंट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पेपर में कहीं पे भी आपको इक्विडिस्टेंट नाम आ जाए, क्या नाम आ जाए बच्चों? इक्विडिस्टेंट। एक ही डायग्राम आप अपने दिमाग में बिठा लो, इसको याद रख लो, इक्विडिस्टेंट डायग्राम। इतनी हेल्प करेगा ये डायग्राम आपकी बहुत ज़्यादा। जब भी इक्विडिस्टेंट वर्ड आ जाए ना पेपर में, बस एक ही डायग्राम बना देना, ये वाला, बस ट्रायंगल बना देना, क्लोज करना मत इसको, ठीक है? बस ये दो लाइनें खींच देना। ऊपर मान लो पॉइंट आप लिख दो पी, नीचे लिख दो ए, और ये क्या लिख दो बच्चों? बी। आपको पेपर में ये गिवन होगा कि एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट इन दोनों ए से और इस बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब कि ये जो पी ए डिस्टेंस है ये इक्वल होगी बच्चों किसके? पी से लेके पी। मेरे कहने का मतलब ये है पी की डिस्टेंस जितनी ए से है उतनी ही तो बच्चों क्या है? बी से है। हम क्या लिखेंगे? पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। यही तो है, पी की डिस्टेंस जितनी ए से है बच्चों उतनी ही बी से है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ फिर? पी से लेके ए इक्वल होगा किसके? पी से लेके बी होगा। पी से लेके ए, मान लो ये डिस्टेंस आपकी 5 यूनिट्स है, तो ये डिस्टेंस भी बच्चों 5 यूनिट्स होगी, पक्का होगी, ठीक है? ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? 5 यूनिट्स होगी। अच्छा, आप मेरे को एक बात और बता दो, इतनी तो आप समझ गए कि ये डायग्राम बनाना है और पी ए इक्वल टू पी बी लिखना है। अगर ये 5 और 5 दोनों इक्वल है और मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं, तो बताना क्या ये भी इक्वल होगा? आपको जी बिल्कुल इक्वल होगा भाई। 5 और 5 इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर भी तो इक्वल ही आएगा। तो मैं कहता हूँ पी ए का स्क्वायर और पी बी का स्क्वायर ये भी तो क्या आएंगे? इक्वल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ? मैं स्क्वायर बच्चों इसलिए करूंगा क्योंकि जब भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो, जैसे मान लो इसकी पॉइंट है 3 5 और इसके मान लो 4 और 8, आप बताना पी ए कैसे निकालते हो? पी से लेके ए आप निकालते हो 4 और 3 का डिफरेंस यानी कि 1, और 8 और 5 का डिफरेंस यानी कि 3। आप कितना निकालते हो? √10, मतलब कि स्क्वायर रूट पक्का लगाते हो आप। मैं कहता हूँ स्क्वायर रूट मत लगाओ, इसका स्क्वायर निकाल दो सीधा ही। आप स्क्वायर निकालोगे ना तो फिर ये स्क्वायर रूट का साइन क्या हो जाएगा? आपका खत्म होएगा। इसलिए मैं कहता हूँ पी ए इक्वल टू पी बी यूज करो, या फिर पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर कर लो। बात तो एक ही है, बस हम क्या लिखेंगे? एक तरफ पी ए और एक तरफ पी बी। अब हम फॉर्मूला लगा के पी ए निकालेंगे और पी बी निकालेंगे। फिर बच्चा लिखेगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करने पर फिर वो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट को कैंसिल करेगा। लेकिन मैं कहता हूँ लगाओ ही मत, स्क्वेयर रूट का साइन लगाओ ही मत, क्योंकि पहले ही आप लिख लो कि पी ए स्क्वेयर और पी बी स्क्वेयर क्या होगा बच्चों? इक्वल। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या कहता है बच्चों इसमें? प्रूव करो कि ये जो पॉइंट है ना, ये दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मैंने क्या कहा था? जब भी क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंट वर्ड आ जाए आपको एक ही डायग्राम बनाना है, ये वाला है ना। अब बस आपको है ना ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से ये बता दो सबसे ये टॉप वाला पॉइंट है, ये जो मान लो पी है, ये इन तीनों में से कौन सा है? आप कहोगे सर ये पॉइंट है, क्योंकि हमें इतनी इंग्लिश तो आती है। ये कह रखा है कि ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट,
ये इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब ये पॉइंट अकेला है, ये दोनों आपस में मान लो भाई भाई है, तो ये नीचे रहेंगे, वो ऊपर रहेगा। आप मेरे को बताओ, क्या आप पी ए निकाल सकते हो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से? आपको क्या करना है बच्चों, सिर्फ पी से लेके ए निकालना है। बताना पी से लेके ए कितना होगा। 4 और 7 का डिफरेंस 3 और 2 और 1 का डिफरेंस 1, तो ये तो कितना आ गया, √10 आ गया। ऐसे ही बताना पी से लेके बी कितना होगा। पी से लेके बी बच्चों, पी से लेके बी 3 और 4 का डिफरेंस 1 और 2 और 5 का डिफरेंस 3, ये भी कितना आ गया, √10। आप मेरे को बता दो पी की डिस्टेंस जितनी ए से है उतनी ही ये है, यानी कि ये भी √10 है और ये भी कितनी है, √10 है। तो दोनों बताओ क्या है, इक्वल आ गई ना। तो क्या लिखेंगे, हेयर हेयर पी ए इज इक्वल टू पी बी, यानी कि यही इसी को तो हम कहते हैं कि P की डिस्टेंस दोनों से इक्वल है, या फिर हम कह सकते हैं P इज इक्विडिस्टेंट, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। P की डिस्टेंस दोनों से क्या है बच्चों, इक्वल है, और यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब एक पॉइंट ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन मैंने लिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रूव करना है ये जो 09 पॉइंट है ना, ये इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो 09 को ऊपर लिख दो, ए को यहाँ लिख दो, बी को यहाँ। आप पी ए निकालो, पी ए निकालोगे √52 आ गई, ये कितनी आ गई, √52। ऐसे पी बी निकालोगे, ये भी कितनी आएगी, √52। तो बताओ दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो हम क्या कहेंगे, जो ये पॉइंट पी बैठा है ना ऊपर, पी ए इक्वल टू पी बी, सो पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी, लिख दोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको बहुत आसानी से सोल्व करना आना चाहिए। लेकिन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, वो ये आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। इसमें कहता है फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालो जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। क्या कहता है बच्चों आपको, एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। आपको एक पॉइंट खुद निकालना है, अब की बार प्रूव नहीं करना, खुद निकालना है। आप मेरे को बस ये बता दो, जो भी पॉइंट आपको कहा गया है निकालने के लिए, वो पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर। और मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, एक्स एक्सिस के ऊपर दुनिया का कोई भी पॉइंट होगा, देखो ये होता है आपका एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वहां पे वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ऊपर तो हम बढ़ ही नहीं रहे ना, इसी लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं हम। पॉइंट होता कैसे है बताओ, एक्स कोमा वाई होता है, लेकिन यहाँ पे वाई तो 0 होता है, मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर कभी भी कोई पॉइंट आपको लेना हो ना, कभी भी मैथमेटिक्स में, उसको आप क्या लोगे, एक्स कोमा 0 लोगे। क्या लोगे बच्चों, एक्स कोमा 0, क्योंकि होता ही ये है पॉइंट। आप क्या करोगे, लेट कर लो, पॉइंट पी नाम दे दो इसको, है ना, लेट पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोमा 0, एक्स कोमा वाई मत ले लेना, अदरवाइज आपसे सोल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि वाई तो फिक्स है, 0 है, तभी तो इसने बोला है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। आप लिखोगे लेट पी एक्स कोमा 0 इज एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इज एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आप क्वेश्चन में एग्जामिनर को x की वैल्यू बता दो, लास्ट में सोल्व करके आप कह दो कि सर x यहाँ पे तो 8 है, तो फिर पॉइंट कितना हो जाएगा, फिर ये 8,0। एक बच्चे ने कहा नहीं सर 6 है, तो फिर उसका आंसर कितना होगा, 60, मतलब कि पॉइंट आ जाएगा ना। आपको कैसे न कैसे करके अब क्या निकालना है बताओ, x की वैल्यू, क्योंकि ये जो x हमने मानना है इसकी वैल्यू तो अपने को बतानी पड़ेगी, अदरवाइज फिर फायदा क्या। अब मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंट का नाम आ जाए, ये डायग्राम बनाना है, ऊपर क्या लिखते हो p, नीचे क्या लिखते हो a, यहाँ क्या लिखते हो b। p को हमने क्या माना, x कोमा 0, a कितना बच्चों 7,6, b कितना -3,4। अब आप मेरे को बताओ, अगर ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, अब की बार प्रूव नहीं करना, इक्विडिस्टेंट है, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या इक्वल होगी क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे आप बच्चों, p से लेके a और p से लेके b क्या है आपकी, इक्वल है। आप मेरे को बताओ, अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। अब मैं स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, अब आपको समझाऊंगा। मैं स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूँ, जब मैं ये डिस्टेंस निकालूंगा ना, तो कैसे निकालता था पता, x और x के जो कोऑर्डिनेट है उनको आपस में क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि x -7, देखो चाहे 7 - x लिख दो चाहे x -7, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 6 और 0 का डिफरेंस तो कितना होता है, 6 ही होता है। अब अगर आप यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखोगे तो आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, लेकिन मैंने स्क्वायर लिख दिया तो स्क्वायर रूट आपको नहीं लगाना, ठीक है। ये देखना x और -3 का डिफरेंस, देखो बच्चों मैंने बताया था, ये मान लो प्लस है और ये मान लो माइनस है, तो एक प्लस और एक माइनस, तो फिर दोनों को हम क्या करते थे, ऐड करते थे। बस ये मिस्टेक मत कर देना कि यहाँ पे आप x -3 लिख दो, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 और 0 का डिफरेंस, 4 का स्क्वायर,
अब इतना क्वेश्चन करने के बाद अगर आपकी कैलकुलेशन अगर 60% भी अच्छी है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से निकाल दो, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में बात क्या रहेगी, सिर्फ स्क्वायर खोलने की। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 7 का डबल कितना होता है 14, 14x, ये कितना आ गया 36, इसका स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 का डबल कितना है 6, 6x, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। बस सोल्व कर लो। देखो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो काट दो, एक्स स्क्वायर कट गया, अब क्या रह गया बताओ, यहाँ रह गया बच्चों आपका एक्स स्क्वायर कटने के बाद यहाँ रह गया माइनस के 14x और 49 प्लस 36। अब तो x की वैल्यू निकालनी है आपको, बहुत आसान है। ये कितना हो गया 6x और ये प्लस के 9 और प्लस के 16 प्लस के 25 हो गया। आप क्या करो बच्चों, एक्स एक्स वाली टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर दो, ये जो माइनस 14x है ना उसको उधर शिफ्ट कर दो, और ये कितना हो गया पूरा, ये आपका हो गया 85, 85 हो गया। ये 25 इधर ले आओ और इस माइनस 14 को उधर ले जाओ, ये कितने हो गए 20x हो गए, और ये कितने हो गए बच्चों 60। x की वैल्यू कितनी आ गई 60/20 यानी कि 3। अब कोई बच्चा है ना ऐसे छोड़ देता है आंसर लिख के, लेकिन मैं कहता हूँ गलत कर देगा एग्जामिनर। उसने आपसे x की वैल्यू थोड़ी पूछी है, उसने तो आपसे क्या पूछा है, पॉइंट पूछा है। पॉइंट तो ऐसा होता है ना, सो आपने p क्या माना था बच्चों x,0 और x की वैल्यू आपने कितनी निकाली 3, तो आपका पॉइंट क्या आ गया 3,0। समझ गए, ऐसे लिखना है आपको आंसर अगर पूरे 3 नंबर आपको चाहिए तो, क्योंकि आपने x माना था, ठीक है आपने x निकाल दिया, लेकिन एग्जामिनर ने पॉइंट पूछा है, और पॉइंट कैसे लिखा जाता है बच्चों, ऐसे x,y की फॉर्म में, y क्या है 0 और x हमने निकाल दिया कितना 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा, फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब की बार किससे पूछ लेगा बच्चों, y एक्सिस पे पूछ लेगा, तो कोई बात नहीं। आप मेरे को बताओ y एक्सिस के ऊपर जब भी हम कोई पॉइंट लेते हैं इस एक्सिस पे, तो पॉइंट देखो ऐसा होता है, y एक्सिस के ऊपर बच्चों जो x वाली वैल्यू होती है ना वो क्या होती है 0, और y क्या होता है, y हमें नहीं पता, y यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, है ना। अब क्या करोगे फिर बताओ, क्या लिखोगे, लेट p नाम दे देना, लेट p 0,y जिसके कोऑर्डिनेट है इज एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। क्या मान लो बच्चों कि ये वो पॉइंट है जो आप हमारे से पूछना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिगर कौन सी बनाओगे, इक्विडिस्टेंट वाली, ये p पॉइंट ऊपर रखते हो 0,y, ये क्या है बच्चों a, ये क्या है b, a के कोऑर्डिनेट है 2,2, इसके कोऑर्डिनेट है 9,9। अब आप मेरे को बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है आपको कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों आपको, pa इज इक्वल टू pb, वही आप क्या करो pa का स्क्वायर इक्वल टू pb स्क्वायर लिख दो। स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ, ताकि मेरे को स्क्वायर रूट का सिंबल ना लगाना पड़े। अब देखो 0 - 2 यानी कि 2 का स्क्वायर लिख दो, 0 और 2 का डिफरेंस, y - 2 प्लस का साइन और y - 2 का होल स्क्वायर। इधर देखना 0 और 9 का डिफरेंस 9 और y और 9 का डिफरेंस बच्चों y - 9। अब तो क्या करना है आपको, बस स्क्वायर खोलना है और आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर खोलो, इसका स्क्वायर 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि इसका डबल कर दिया करो, 2 का डबल कितना होता है 4, 4y, 9 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का डबल कितना होता है 18 माइनस 2ab, दोनों तरफ y से y तो काट दो, कट गया। अब आपको क्या करना है, बस y की वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे हम। देखो ये कितना हो गया आपका 4 और ये कितना हो गया 4, 4 और 4 कितना होता है 8 माइनस 4y, इधर 81 और 81 कितना होता है 162, और माइनस का कितना है बच्चों 18y। अब मैं कहता हूँ y वाली वैल्यू को एक तरफ कर लो, ये -4y है इधर रहेगा, इस -18 को उठा के इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। ये 162 तो इधर है ही, ये +8 इधर क्या काम का है, उधर भेज दो इसको। 18 में से 4 गए बच्चों 14 और ये 154, y कितना आ गया 154 डिवाइड बाय 14, 14 1 जा 14 1 जा, y कितना आ गया 11 आ गया, y कितना आ गया बच्चों 11। सो आपने p माना था 0,y, 0 तो 0 है लेकिन y कितना है बच्चों 11, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो ये मैंने आपको आज सिखाया एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले बच्चों हमने क्या सीखा, कोलिनियर पॉइंट के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, फिर हमने सीखा ट्रायंगल के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे, फिर सीखा क्वाड्रिलेटरल के, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इक्विडिस्टेंट वाला, है ना, इक्विडिस्टेंट के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं।
अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम करेंगे ना एक्सरसाइज 7.1, आप कहोगे कि हमारे को सारे के सारे क्वेश्चन खुद से आते हैं, क्योंकि उसमें नया क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।